नमस्कार, मैं हूं सुजीत संगम और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। शिक्षा शिक्षा एक ऐसा विषय है जिस पर बात करनी बहुत ही जरूरी है और खासकर बिहार की शिक्षा की बात करूं तो जिस स्थिति में बिहार की शिक्षा है उसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहां थी और कहां आ गई है और इसका कारण क्या है और इसमें सुधार कैसे लेके आया जा सकता है, आज इस विषय पर बात करेंगे हम। हमारे साथ उपस्थित हैं आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र। सर, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। मैं बताऊं, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए सर लगभग 40 वर्षों से अधिक योगदान दिए हैं इस क्षेत्र में और साथ ही तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अधिकारी के रूप में भी इन्होंने काम किया और विश्वविद्यालय को पटरी पर लाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। सर के बारे में एक बात और मैं बताऊं, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सर इस बार बतौर प्रत्याशी भी आने वाले हैं। इस बारे में भी सर से बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले सर से मैं जो बात करूं, सर से पहला सवाल जो मेरा होगा, सर बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? दरअसल जो किसी भी देश की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो उसकी पहचान होती है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन देखा ये जा रहा है कि पूरी दुनिया में जब 200 विश्वविद्यालयों की गिनती होती है तो भारतवर्ष का या बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय उस आंकड़े में नहीं आता है। तो ये तकलीफ देती है। ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि जिस देश की एक लंबी परंपरा है शिक्षा को लेकर, उस देश का एक विश्वविद्यालय उसमें ना हो, उस आंकड़े में नहीं हो, ये बहुत दुखद है। खास करके यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, कई विश्वविद्यालय जब धरती पर नहीं थे तो भारतीय विश्वविद्यालय थे। लेकिन अभी जो दशा है वो बहुत बुरी दशा है। उसकी विवेचना जरूर होनी चाहिए कि सरकार की भूमिका क्या है, शिक्षा की भूमिका क्या है, छात्र की भूमिका क्या है और समाज क्या कर रहा है, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और जो चुनाव का संदर्भ जहाँ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, ये तो दूसरी बात है। पहली बात ये मेरे मन में आती है कि जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें सुधार होनी चाहिए। सुधार के लिए चुनाव में खड़ा होने की जो बात है, ये पूर्व में भी मैं उम्मीदवार बना था, तो उसकी वजह ये। सर, एक सवाल जो आपके बातों से ही निकल कर आ रही है, आपका लंबा अनुभव रहा शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, आपने लंबे समय तक इसमें काम भी किया और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आप बतौर अधिकारी भी रहे और इस क्षेत्र में काम भी किया, सुधार के क्षेत्र में। आपका इस क्षेत्र को लेकर अनुभव क्या रहा, या फिर सवाल यूं रख सकते हैं कि सरकार का रवैया क्या रहता है शिक्षा व्यवस्था को लेकर? दरअसल 91 में पूरी दुनिया में भूमंडलीकरण, जी, तो भूमंडलीकरण का साफ मतलब होता है कि निजीकरण किया जाए। और निजीकरण में ये भी था कि शिक्षा का निजीकरण भी किया जाएगा। शिक्षा का जो सेवा का जो सेक्टर है उस सेक्टर को घटाया जाएगा। और इसी के तहत जो सरकार है, अभी सरकार जो आ रही है, जो पूर्व में भी जो सरकार थी, उसने ये पूरी कोशिश की कि शिक्षा से अपना हाथ खींचा जाए, बजट कम से कम दिया जाए, इसका विकास कम से कम हो और सरकारी शिक्षा इस स्थिति में पहुंच जाए कि निजीकरण बहुत जरूरी हो जाए और सरकार इस पर लगातार काम करे। तो जो नागरिक की तरफ से जो आवाज़ होनी चाहिए, ये सरकारी शिक्षा जो हमारी है, अगर ये बर्बाद हो गई तो एक गरीब मुल्क में, एक निर्धन मुल्क में, और उसके जो बच्चे हैं उस बच्चे के लिए एक निकास का रास्ता ही रुक जाएगा। इसलिए मुझे लगा कि इस पर बातचीत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि क्या संभावनाएं क्या हो सकती, क्या किया जा सकता है। 96 की बात थी, जब मैं हाई स्कूल में काम कर रहा था। उस समय जो सरकार थी बिहार की, उसने एक ऐसा नियम निकाला कि कोई भी शिक्षक अपने जिले में नहीं रह सकता किसी भी स्कूल में, उसका ट्रांसफर शुरू हुआ। पूरी अराजक स्थिति, ऐसी अराजकता थी कि स्कूली शिक्षा पर पहला जो बड़ा हमला था वो 96 में था,
शिक्षक सब लोग मतलब डीओ के यहाँ, आरडीडी के यहाँ लाइन लगाए हुए, भूखे प्यासे, भूल से सने हुए, तकलीफ में सारे के सारे लोग घूस देने के लिए तत्पर, जो जितना घूस लिया। शिक्षा मंत्री भी उस दिनों के बाद थी, वो भी अपने घूस में लिप्त थे, और यहाँ के जितने लोग थे जो डीओ आरडीडी थे वो लोग तो थे ही, और शिक्षक घूस देने के लिए तत्पर थे कि दूर नहीं जाना। नतीजा क्या हुआ कि शिक्षक के अंदर से जो ईमानदारी थी वो समाप्त हो गई, टूटने लगी। उसको लगा कि भाई जब ऐसा ही कहना है तो चलो ठीक है, हम भी काम नहीं करेंगे, सरकार भी काम नहीं करेगी, सब कुछ ऐसे चल रहा है। तो वो एक बड़ा हमला था जो 96 में। संयोग से मेरी नौकरी विश्वविद्यालय में हो गई, तो मैं तो विश्वविद्यालय आ गया, लेकिन जो सेकेंडरी एजुकेशन है या प्राथमिक एजुकेशन है उसमें जो गिरावट शुरू हुई वो आज तक रुकी नहीं है। इसमें सर आपने जैसे स्थानांतरण का दर्द बताया शिक्षकों का, मुझे तो जहाँ तक जानकारी प्राप्त है, मैंने सुना है कि आप भी इसके भुक्तभोगी रहे हैं। नहीं, एक बार ऐसा हुआ कि मेरी नौकरी थी बौंसी में और रहना होता था भागलपुर में जी। 4-5 साल बीत गए थे, तो मुझे लगा कि यहाँ वापस आना चाहिए। तो वापस के लिए क्या किया जाए, तो आरडीडी ऑफिस गए, और आरडीडी ऑफिस में जो क्लर्क था वह बीएड जब कर रहे थे, तो बीएड कॉलेज में भी वही क्लर्क, तो संयोग से जान पहचान। हमने उनसे आग्रह किया कि भाई ऐसा है कि हमारी नौकरी बहुत दूर है और यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता तो सब कुछ ठीक होता। उन्होंने कहा कि अप्लीकेशन दीजिए ना, किसी स्कूल से करवा लीजिए, हाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं उसके हेडमास्टर से, और जहाँ से आना चाहते हैं वहाँ से हेडमास्टर से करवा लीजिए, अप्लीकेशन दीजिए, हो जाए। तो मैंने दे दिया एप्लीकेशन। मैं रमनू चकमकदपुर हाई स्कूल में मेरा एक दोस्त था, उसने उसको अपने हेडमास्टर से करवाया, और अपने स्कूल से हमने नो इलेक्शन करवा के एप्लीकेशन जमा कर। बात बढ़ती रही, सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह जब जब जाती तो हो जाएगा हो जाएगा, ये करते करते महीनों गुजरे। आखिर धैर्य टूट गया। हमने कहा कि ये बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है जी। अगर ट्रांसफ़र होना है तो हो जाए, ट्रांसफ़र नहीं होना है तो बताइए जी। तो क्लर्क ने कहा कि ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र मतलब कैसे होता है आप बताइए। तो जाइए आरडीडी है बैठे हो, उनसे पूछ लीजिए। गुस्से में मैं था, पर्दा उसका हटाया और अंदर प्रवेश किया। आरडीडी अपने संचिका पर लगे हुए थे, उन्होंने देखा भी नहीं। तो मैंने कुर्सी खींची और कुर्सी खींच के बैठ गया। कुर्सी की जो आवाज़ आई तो उन्होंने सिर ऊपर किया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। हमने कहा देखिए ऐसी ऐसी बात है, मैंने बहुत पहले एप्लीकेशन दिया था ट्रांसफ़र के लिए, ट्रांसफ़र हो नहीं रहा। तो बोला कि ट्रांसफ़र ऐसे हो जाता है, आप जो इस तरह से आते हैं बोलते हैं कि वो ट्रांसफ़र कैसे हो जाता है। तो बोला बड़ा बाबू नहीं बताया कि ट्रांसफ़र कैसे होता है। क्योंकि आरडीडी महोदय हम अब नहीं रहे शिक्षक, और आप भी हमारे लिए आरडीडी नहीं है। ये कुर्सी जो है उठाकर माथा पर जब देंगे तब बात समझ में आएगा कि ट्रांसफ़र क्या होता है। खैर ये बात हो गई, गुस्से में मैं था, दोस्त भी थे वहाँ के, वो भी जमा हो गए थे। मैं दूसरे दिन गया स्कूल तो पता चला कि साथ ही साथ ट्रांसफ़र लेटर भी वहाँ जाके पहुँची ट्रांसफ़र। जैसे एक गलत प्रक्रिया है, ये नहीं करना था, लेकिन किसी एक शिक्षक के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या करे, या तो घूस दे या कोई दूसरा उपाय निकाले। दूसरा उपाय इसी तरह का मेरी समझ में उसमें आया था। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई विकल्प नहीं दिखता है तो लोग इस तरह का काम करते हैं। जैसे कि ये समस्या आपके साथ आई सर, और शिक्षकों के साथ भी ये समस्या आती रही होंगी। आपने जो कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो ये विचार मन में आने का कारण? यह मेरा तीसरा या चौथा चुनाव है जी। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर चुन लिया जाए तो जो समस्याएं हैं, मतलब शिक्षा से जुड़ी हुई समस्या है, समाज से जुड़ी हुई समस्या है, उस पर मैं बेहतर ढंग से काम कर सकता हूँ। ये मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ मेरा जाना हुआ, जिस भी कुर्सी पर मैं आसीन हुआ, तो मैंने पूरी कोशिश की कि उसके साथ ईमानदारी बरती जाए और अच्छा से अच्छा काम किया जाए। तो शिक्षा में जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों पर काम करने के लिए जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं। जी। अब सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा है कि ऐसा क्यों है कि कोई भी स्कूल जो अब बिहार में है उसमें शिक्षक का कोई पद नहीं है, कोई वेतनमान नहीं है।
पेंशन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, क्यों ऐसा है? बिल्कुल ये सवाल उसको करनी चाहिए। बिल्कुल एक चपरासी का भी पद होता है, एक जो है सामान्य जो सिपाही होता है उसका पद उसका होता भी है, पद होता और है। शिक्षक से उम्मीद कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनेगा और वहां पर आपके लिए जगह नहीं है। जी तो ये मुझे कचोटता रहता है, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। जी तो होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? शिक्षक संघ भी जो है वो भी सवाल नहीं कर रहा है, शिक्षक संघ के नेता भी एमएलसी बने हुए हैं, जी वो भी सवाल नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं सवाल कर सकता हूँ, चाहे सत्ता जिसकी भी हो, जैसी भी हो। पूर्व में भी मेरे मेरे द्वारा बहुत सारे सवाल किए गए थे। बीपी सिंह के साथ भी मैंने काम किया था एक दौर में, उस 79 में काम करते हुए जेल भी मैं गया था, उस आंदोलन में मैं जेल गया था जब शिक्षक था। हाँ, तो मुझे लगता है कि मैं काम कर सकता हूँ। इसलिए बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईमानदारी से चुनाव लड़ा जाए और ईमानदारी से जीत कर वहां पहुंचा जाए, और इस संदर्भ में ही लगातार कोशिश मैं करता हूँ। इसके लिए चुनाव के लिए आपने दौरा वगैरह भी किया होगा, अलग अलग जगहों पर स्कूल कॉलेज आप गए होंगे। वहां पर जो शिक्षकों से बात होती है और जो मुद्दे निकलकर सामने आते हैं, तो उसमें प्रमुख रूप से क्या क्या मुद्दा निकलकर जो सामने आता है जिस पर काम होना चाहिए? एक बात ये लगती है कि शिक्षक असुरक्षित महसूस करते हैं। जी उनको नहीं लगता है कि इस स्कूल में लगातार रहना चाहिए। कोई भी नौकरी दूसरी मिल जाएगी तो उस तरफ चले जाएगी। तो शिक्षक को स्थिरता चाहिए। अस्थिरता तब मिलेगी जब जो है उसको लगेगा कि हमारा पद स्वीकृत है, हमारा वेतनमान स्वीकृत है, हम यहाँ रह सकते हैं, हमारे बाल बच्चे की परवरिश हो सकती है, हमारा घर चल सकता है, तो वहाँ रहेगा। हर शिक्षक ही चाहता है कि कोई दूसरी सभा में चली जाए। जी तो जो अच्छे शिक्षक हैं, देखिएगा कि कॉलेज में चले आए, कुछ अफसर बन गए, कोई दूसरी तरह के काम में जा रहे हैं, उनको ये लगता है कि हमको यहाँ से चला जाना चाहिए। पहली बात तो ये लगती है। दूसरी बात ये लगती है कि जो स्कूल बना हुआ है, स्कूल जो है एकदम पूरी तरह से आप देखिएगा कि नकल का घर बन गया है। 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, तो वहाँ पर एकदम मैंने सर हमने स्कूलों में देखा कि स्कूलों में कि बच्चे एकदम आराम से चोरी कर रहे हैं, हल्ला हो रहा है, 9th में क्या हो रहा है यहाँ। तो शिक्षकों ने बताया कि देखिए अब ये दशा ये है कि क्वेश्चन छपकर बाहर से आता है। बाहर से मतलब बिहार सरकारी क्वेश्चन छाप रही है, और एक ही क्वेश्चन पूरे बिहार में जी। अब वो कोई स्कूल परीक्षा ले लिया, सब क्वेश्चन बाहर ही। मुझे लगता है अब क्या देखना है बच्चे को, जब सब बाहर कहीं क्वेश्चन है और कहीं क्वेश्चन है, तो अपना जाओ भाई, करो जो करना है। तो इतनी लापरवाही सरकार बरत रही है और स्कूल बरत रहा है, ये बहुत भयानक है। बिल्कुल मैं कहीं से भी नहीं लगता है कि बिहार की शिक्षा के बारे में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या फिर जो लोग हैं, शिक्षक है, तमाम लोग हैं, वो बेहतर ढंग से सोच रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता। शिक्षक संघ को ये सवाल करना चाहिए था कि आप क्वेश्चन क्यों छापिएगा, आप क्वेश्चन छापिएगा तो एक दिन परीक्षा क्यों नहीं होगी जो इस तरह से परीक्षा होती है। ये भी एक टाइप में कहीं किसी तारीख में, कहीं किसी तारीख में क्वेश्चन एक है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि संगठित रूप से आप बर्बाद करें तो शिक्षा व्यवस्था को, और सरकारी में बर्बाद करें, दूसरा कोई बर्बाद करते, एक बात समझ में आती। और सब कुछ जानते हुए मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनसे भी जानना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, इतनी बड़ी कॉलेज में, क्या ऐसा ही सब कुछ होता था? बिल्कुल। और ऐसा अगर नहीं होता तो आपको रोकती क्यों नहीं, क्यों ऐसा हो रहा है? ये मुझे तंग करता है, और मुझे लगता है कि सही जगह पर सही सवाल उठाने के लिए युद्ध के मैदान में जाना चाहिए, ये जानते हुए कि चुनाव के अपने संकट हैं और उसमें जाति, संप्रदाय, कौन, पैसा, बहुत कुछ काम करता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जाना चाहिए, और कभी न कभी ये मौका आएगा कि जब मैं साफ साफ अपनी बात सही जगह पर मैं कह सकूंगा। ये मुझे लगता है, ये भरोसा लगता है, इसलिए बार बार हारने के बाद भी मैं चुनाव के मैदान में जाता हूँ। बिल्कुल सर। एक चीज सर, जो बार बार सवाल उठता है, शिक्षकों की ओर से उठता है या फिर छात्रों की ओर से उठता है, या फिर जो लोग शिक्षाविद हैं, जो विद्वान हैं, वो एक सवाल लगातार उठाते हैं। बिहार में हम लोग आमतौर पर देखते हैं शिक्षकों को अन्य कार्यों से जोड़ा जाता है। वो मिड डे मील चलाएंगे, वो शराब पकड़वाएंगे, या फिर अभी तो एक अजीब काम आया हुआ था कि बाहर शौच कौन करते हैं उसकी निगरानी शिक्षक करेंगे और सीटी बजाएंगे उन्हें देखकर। तो इन सब चीजों को लेकर शिक्षकों के मन में क्या चल रहा है, या फिर क्या चाहते हैं? मेरे साथ एक स्कूल में मैं बैठा हुआ था, तो मैंने देखा एक गार्जियन ने कहा कि हमारे बच्चे का जो खाते में पैसा आना था, वो पैसा क्यों नहीं आया।
तो गार्जियन की चिंता वाजिब थी कि पैसा नहीं आया। उनके जाने के बाद शिक्षक ने कहा कि गार्जियन पैसा के लिए तो आते हैं, लेकिन ये पूछने के लिए नहीं आते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, उसको ज्ञान मिला है कि नहीं मिला है, वो अच्छा करेगा कि नहीं करेगा, ये कोई नहीं पूछता। तो ये स्कूल को एक लाभकारी चीज बना दिया गया, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो हेडमास्टर होता है उसका आजकल देते हैं वो डाटा ही फीड करता रहता है, सबका डाटा, आसपास का पशु पक्षी से लेकर जितना तरह का डाटा होता है उसे मांगा जाता है, उस डाटा में लगा रहता है। एकेडमिक काम में कम और ये अवान्तर काम में ज्यादा लगा। चुनाव भी उसको कराना है, शौच में उसको देखना भी है, खाना भी खिलाना है। अब कर क्या रहे हैं? अरे स्कूल जो है वो तो पढ़ने पढ़ाने की चीज है, मुख्य बात तो ये होना चाहिए, और ये हो रहा है उल्टा। मुख्य बात छोड़ के दूसरी जो अवान्तर बातें हैं वहाँ हो रही हैं। और शिक्षा के सिस्टम को बिगाड़ने में सरकार तो है ही, लेकिन सरकार के साथ जो कंपोनेंट वहाँ है वो तमाम लोग हैं। अब लखीसराय में ये क्या कहते हैं, पूर्णिया में हमने देखा कि शिक्षक एक स्कूल में जिलाधिकारी गए, जिलाधिकारी ने शिक्षक को डांटा फाटा और तरह तरह की बातें की। मेरे मन में ये बात आई कि शिक्षक क्या नौकर है, कोई कर्मचारी है जो इस तरह से आप डांटते हैं? अगर आप डांटिएगा तो वो उसका कॉन्फिडेंस ऐसे खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। और कोई ड्रेस क्या पहनता है ये तो महत्वपूर्ण है नहीं, आप ये देखिए क्या पढ़ा। आप स्कूल जाइए, बातचीत करिए, तो बातचीत करके संवाद के माध्यम से कोई रास्ता निकले। लेकिन जो जिलाधिकारी है या जो अफसर है वो समझता है कि हम बहुत बड़े हैं, शिक्षक बहुत छोटा होता है। नतीजा है कि इस तरह का एक जो chaos का वातावरण स्कूल में उत्पन्न होता है, और उत्पन्न करने में सबकी भागीदारी है। कुछ शिक्षक ने ये कहा कि जिलाधिकारी ये DO इसलिए आते हैं जब पैसा वैसा घट जाता है और कुछ करना है तो अटेंडेंस में उगाही का जरिया बना लिया, उस तरह का एक माहौल वो लोग बनाते हैं। अगर ऐसा है तो सोचिए कि क्या होता है। एक चीज और सर, बिहार के विभिन्न जिलों में आप गए और स्कूलों का हाल भी देखा होगा आपने, या फिर आप अभी तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। जो व्यवस्था है छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, वो कितना पर्याप्त है या फिर उसमें कितनी सुधार की आवश्यकता है? सरकार भी तो बदल गई जी, 2 दिन पहले सरकार बदल गई और 9-10 महीने से हमारे यहाँ कुलपति नहीं। कुलपति के लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। अब मैंने कुलपति आए इसके लिए आंदोलन करना पड़े तो आप बताइए कि उच्च शिक्षा के बारे में सरकार के क्या ख्याल। और बदली हुई जो शिक्षा है, मुख्यमंत्री तो वही थे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उसमें वो देख रहे थे, आज भी वो देख रहे हैं। तो अंदर में अगर ये सिस्टम मर जाता है तो फिर पूरा जो सरकारी शिक्षा है वो शिक्षा तहस नहस कर हो जाने वाली है। और सरकार भी चाह रही है कि तहस नहस कर जाए, और ये जो आम जनता है, आम जनता को लगता है कि अब निजीकरण ही ठीक है, ये सरकारीकरण ठीक नहीं है, तो अपने बच्चों को छोटे छोटे स्कूल में तो भेज रहे हैं, लेकिन जहाँ अच्छे शिक्षक है वहाँ भी वो नहीं भेज रहे हैं। नतीजा है कि समाज भी उसको अच्छा नहीं मान रहा है। जो छात्र है, छात्र को मजबूरी में लगता है कि हम ये मजबूरी में आ गए हैं, हमको पढ़ना चाहिए था निजी स्कूल में, और सरकार चाहती है कि नष्ट हो जाए, तो जो हम पैसा दे रहे हैं इसमें हमको पैसा नहीं देना पड़े। तो सरकार के मन में ये बात आती है कि मुनाफे की चीज है, मुनाफे की चीज शिक्षा नहीं है। चिकित्सा और शिक्षा मुनाफे की चीज नहीं है। एक लोकतंत्र में आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रति समाज की राय को ही बदल करके वो चाहती है कि ये समाप्ति कर दी जाए। एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा सर, आप ये चुनाव लड़ने वाले हैं, अब नामांकन की प्रक्रिया भी होने वाली है कुछ दिनों में, क्या मुद्दा रहेगा आपका, या फिर आप जो मैनिफेस्टो में अपना जिक्र करना चाहेंगे शिक्षकों के लिए, और जिन चीज़ों को लेके आप सदन में बात को उठाना चाहेंगे, रखना चाहेंगे? देखिए, पहली बात ये लगती है कि शिक्षण व्यवस्था जो है वह न्यायालय व्यवस्था की तरह है, यानी सरकार पैसा तो दे लेकिन उसमें हस्तक्षेप कम से कम है। अगर ये हस्तक्षेप बढ़ता रहता है तो ये शिक्षा सुधरने वाली नहीं है। हर स्तर पर प्रखंड से लेकर राज्य तक में एक समिति बने, मैंने शिक्षाविदों की समिति बने, उसमें सरकार का भी एक प्रतिनिधि रहे, और सरकार वेतन दे और बदले में सुझाव सलाह तो दे, लेकिन उसको इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश न करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता चाहिए शिक्षण व्यवस्था को।
दूसरी बात ये लगती है कि सभी स्कूलों में सृजित स्वीकृत पद हों जी और उसका एक वेतनमान हो। तीसरी बात लगती है पुरानी पेंशन योजना जो है उसको लागू किया जाए। चौथी बात ये लगती है कि हर एक स्कूल में जितना पद है, जितने शिक्षक की जरूरत है, वो जरूरत पूरी की जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बढ़ाया जाए। अभी देखिएगा स्कूलों में कि खेल समाप्त हो गया, जी बिल्कुल, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी समाप्त हो गया। तो ये बच्चा जो है क्या कर रहा है? सरकार जानबूझ के इसको नंबर गेम में बदल दी है जी कि ज्यादा से ज्यादा नंबर देना। शिक्षक पर ये दबाव है कि आप मूल्यांकन करिए तो खूब नंबर दीजिए। जी खूब नंबर देने से क्या वो ज्ञानवान हो जाएगा? लेकिन सरकार ऐसा काम कर रही है। 90+, 80+, 70+, ये प्लस जो बच्चा फेल होने लायक है उसको भी पास कर रहे हैं। अरे भाई, जब ये जांच करते हैं तो कोई फेल होता है, कोई पास होता है। यूपीएससी में अगर 700-800 लोगों को आप पास करते हैं और करोड़ मैंने क्या कहते हैं लाखों लाख लोग बैठते हैं, तो उसमें तो नहीं कहते कि सबको पास कर देना चाहिए। तो बच्चे पर ये होना चाहिए, परीक्षा की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे वो नीचे की कक्षा में हो या ऊपर की कक्षा में हो। तो उसके सुधार की बहुत आवश्यकता है और मेरे मन में आता है कि इसको सुधारा जा सकता है अगर ठीक से संवाद करें, बातचीत करें, सरकार इसमें तैयार हो जाए, समाज तैयार हो जाए। और इसको बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र अगर जीवित रहेगा तो सरकारी शिक्षा का जीवित रखना बहुत जरूरी है, वरना लोकतंत्र भी मर जाएगा और ये शिक्षा तो मरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे तिलका मांझी स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र, जो भावी प्रत्याशी हैं कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, परिचर्चा करने के लिए। तो आप सबका भी बहुत। तो दोस्तों, जो मुद्दा निकलकर सामने आया है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो बदहाली की स्थिति पर है, उसमें सुधार की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही जरूरत है कि उसमें बदलाव हो। शिक्षकों को अन्य कार्यों से मुक्त किया जाए, उन्हें बस पठन पाठन के लिए की जिम्मेवारी दी जाए और जो ये गेम चल रहा है शिक्षा के नाम पर, इसे बंद कर दिया जाए, जिससे कि बिहार के बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, उज्जवल हो। धन्यवाद। आपका मित्र सुजीत संगम, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। धन्यवाद।